हाँ बच्चों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमने जो एसआई सिस्टम में यूनिट पढ़ी थी 1 मीटर। ये 1 मीटर कितना होता है? हमको पता है कि जो लाइट की स्पीड होती है c वो 299,792,458 मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में लाइट 299,792,458 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर हम इस बात को कुछ इस तरीके से लिख दें, जैसे कि मैं 299,792,458 से यहाँ पर भी डिवाइड करता हूँ और यहाँ पर भी डिवाइड करता हूँ। 299,792,458, तो इससे तो ये कट गया। तो आंसर क्या आया? आंसर ये आया कि 1 सेकेंड का 299,792,458, 1 सेकेंड का इतना पार्ट, इतने पार्ट में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 1 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन बन गई कि लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम विद इन टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 सेकेंड। ठीक है, देखो बच्चों, आपको ये डेफिनेशन समझनी है, केवल ये अपेक्षा नहीं की जाती है, और एनसीईआरटी में भी एक नोट लिखा हुआ है, ये अपेक्षा नहीं की जाती कि आप इन डाटास को एग्जैक्टली याद कर लो और आपसे एग्जैक्टली ये पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी कोई गारंटी भी नहीं है कि नहीं पूछा जाए, कोई टीचर नहीं पूछे, तो आप ये समझ लो, हाँ कोई पूछे ना पूछे, लेकिन ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप अभी फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हो। देखो बच्चों, आप लोग 11th क्लास में हो। 11th क्लास में आप लोग 11th क्लास से लेकर के और कॉलेज और आगे तक की जो भी स्टडीज़ हैं वो सब आप टॉपिक बेस्ड स्टडी करने वाले हो। मतलब आपको किसी टॉपिक के बारे में जानकारी दे दी जाएगी और उस टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखनी है, टॉपिक के बारे में आपको सारी बात समझ लेनी है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके आंसर आपको देने होते हैं। अभी तक ये आदत होती है कि हम छोटी क्लासेस में क्वेश्चन आंसर इस तरीके से हम पढ़ते आते हैं, रटते आते हैं। तो यहाँ पर है ना, रटने का कोई मतलब नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पर कितना रटने बैठोगे, है ना। बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो सही सही बात अपने शब्दों में लिख करके दे दो, ठीक है ना। तो बहुत ऐसा रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो आपको टॉपिक के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, यहाँ पर जो स्टडी है वो टॉपिक ओरिएंटेड है, टॉपिक के लिए समझदारी क्रिएट करनी है आपको जो मैं जिस तरीके से मैं समझाने वाला हूं, तो ये टॉपिक बेस्ड स्टडी ही होगी। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं किलोग्राम की डेफिनेशन। तो 1 किलोग्राम कितना होता है, कितना मास होता है? तो हम कहेंगे, देखो बच्चों, 1 किलोग्राम मास उतना मास होता है कि एक कमेटी है, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, उसने डिसाइड किया है, डिज़ाइन किया है। तो उस कमेटी का नाम मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इस नाम की कमेटी ने फ्रांस में पेरिस के पास में, ठीक है, एक प्रोटोटाइप डिजाइन कर दिया है, प्रोटोटाइप बना के रख दिया है। एक्चुअली उसने एक सिलेंडर बना दिया है, और ये जो सिलेंडर है ना, इसका जो रॉ मटेरियल है वो प्लेटिनम और इरेडियम यूज किया हुआ है। प्लेटिनम और इरेडियम। तो प्लेटिनम और इरेडियम से मिला करके एक मिक्सचर मटेरियल बनाया है, और ये मिक्सचर मटेरियल से इन्होंने एक इस तरह का एक सिलेंडर डिजाइन कर दिया है, और ये कह दिया गया है कि इसका जो भी मास होगा उस मास को हम 1 किलोग्राम मास बोलेंगे। ठीक है, ये किस कमेटी का काम है, मैं फिर से नाम बताता हूँ, याद हो ठीक, न याद हो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, फ्रांस, पेरिस के पास में, फ्रांस में,
कब किया था ये काम इन्होंने? 1889 में ये काम किया था, ठीक है ना। ओके, तो इसका डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है कि इस प्रोटोटाइप को रख दिया गया है, इसका जितना मास है वही मास 1 किलोग्राम मास माना जाएगा। अच्छा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम के यूनिट की, वो है सेकेंड। सेकेंड को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो बच्चों हम कहेंगे कि जो सीजियम 133 एटम होता है, सीजियम 133 का एटम ले लो, इस एटम को एक्साइट करते हैं, और एक्साइट करते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हायर एनर्जी रीजन, हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है, और उसके बाद में वो वापस लौट करके आता है अपने बेस या नेचुरल ऑर्बिट में। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन हैं उनके वाइब्रेशंस कुछ चल रहे होते हैं। जैसे मैं आपको डिटेल में अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको तो अभी पूरा फिजिक्स पढ़ना ही, आगे आप सब देखने ही वाले हो। तो देखो करते क्या है ना, जैसे कि ये सीजियम का एटम ले लिया, अब ये न्यूक्लियस है और ये सपोज इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये इलेक्ट्रॉन है ना, हम क्या करते हैं, बाहर से इसको एनर्जी देते हैं। हो सकता है कि हम इसको एक किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे दें, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ला करके जोर से टकरा दें यहाँ पर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से चलेगा और वो आगे बढ़ते हुए अपनी एनर्जी लूज भी करता जाएगा, और जो एनर्जी लूज करेगा वो इन टर्म्स ऑफ लाइट यूज करेगा। अब ये जो एनर्जी यूज कर रहा है इसको हम लिखते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। जो ये लाइट एनर्जी एमिट करेगा, जो एनर्जी गेन करी थी वो एनर्जी लूज करेगा, और ये जो एमिटेड एनर्जी लाइट के फॉर्म में, जिसके पास में खुद की एक फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पर सेकेंड की डेफिनेशन कैसे बनाई गई है कि जो सेकेंड है वो एक टाइम ड्यूरेशन है, और उस टाइम ड्यूरेशन में 91926317770 इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशंस हो जाते हैं, ठीक है। जब ट्रांजिशन होता है दो लेवल, जो इलेक्ट्रॉन के दो लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है, ठीक है। और किसके इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है? सीजियम 133 के इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन ये अब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट, और उसकी समथिंग कुछ फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि इतनी बार लाइट को वो बार बार एमिट कर देता है, ठीक है। तो इतनी बार लाइट को अगर वो एमिट करे तो जिस ड्यूरेशन में करेगा उस ड्यूरेशन का नाम ही 1 सेकेंड है। इसीलिए हमने कहा कि 1 सेकेंड वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें इतनी बार, है ना, इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशन। और ये पीरियड्स ऑफ रेडिएशन क्यों हो रहे हैं? ये ट्रांजिशन बिटवीन दो लेवल, किसका लेवल? एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके कारण जो ये हो रहा है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अभी मैं लिखवाता हूं आपको थोड़ी देर में। तो सेकेंड इसे कहते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, केल्विन। 1 केल्विन किसे कहते हैं? देखो बच्चों, आपको पता है क्या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है, सपोज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर जो H2O होता है वो लिक्विड, सॉलिड और गैस फेज में एक साथ होता है। तो इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो अगर हम जो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ना, ये जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है ना, इसका 1/273.16 पार्ट कर दे, मतलब
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का इतना पार्ट कर दो, तो मैं लिखूंगा कि 1 केल्विन इज 1/273.16 टाइम्स ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये अगर हम कर दें तो जितना हमें मिलेगा वो 1 केल्विन के बराबर होगा। अच्छा जी, इसके बाद में हम आते हैं मोल को समझते हैं। देखो बच्चों, जो मोल होता है ना वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। जैसे कि डजन क्या होता है, डजन वो भी तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। कितना अमाउंट, मतलब 12 का अमाउंट। मैं कहता हूं 1 डजन केले दे दो, तो 12 केले मुझे वो केले वाले भैया दे देंगे। अगर मैं कहूं कि मुझे 1 मोल एटम्स दे दो, तो वो एटम वाले भैया मुझे 1 मोल एटम दे देंगे। और उस 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, एवोगेड्रो नंबर के बराबर के एटम होंगे। ये एवोगेड्रो नंबर तो आप जानते हो, और नहीं जानते तो आप देखने वाले हो अभी, है ना। तो इस वीडियो में, अगले वीडियो में कई सारे वीडियोस में इसके बारे में, एवोगेड्रो नंबर के बारे में चर्चा होती ही रहेगी। अच्छा, ये अमाउंट कितना अमाउंट होता है, मतलब कि ये संख्या कितनी संख्या होती है। तो हम कहेंगे कि आप एक काम करो, आप कार्बन 12 को एक तराजू पर तौल लो। कितना तोलना है आपको 12 ग्राम तोलना है। 12 ग्राम, 12 ग्राम आप कार्बन 12 को एक तराजू में तोल लो। और ये बैलेंस में तोलने के बाद में आप इसको एक टेबल पे रख दो। चलो जी, ये टेबल है, आपने इस टेबल पर ये कार्बन 12 रख दिया। कितना है ये, इसका मास, टोटल मास है 12 ग्राम, 12 ग्राम। तो बच्चों, जब आप इसके अंदर घुस के आप एक कार्बन के एटम को मेजर करने बैठोगे ना, तो वो संख्या टोटल एवोगेड्रो नंबर के बराबर की होगी। मतलब इतने सारी संख्या में, इतने सारे नंबर में ये कार्बन के एटम मिलने वाले हैं इस 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन 12 के अंदर। तो ये जो संख्या है, ये संख्या ही 1 मोल है। जैसे कि 1 डजन में 12 की संख्या, 1 डजन में 12 नंबर ऑफ आइटम, ऐसे ही 1 मोल में इतने नंबर ऑफ आइटम। और ये नंबर ऑफ आइटम किसके बराबर हैं, अगर हम C12 कार्बन 12 ले लें 12 ग्राम और उसको किसी टेबल पे रख लें और हम एक एटम को काउंट करें, तो हमको इस संख्या में एटम मिलने वाले हैं। इतनी संख्या वो 1 मोल की संख्या है, 1 मोल नंबर है, 1 मोल अमाउंट है। आप इन डेफिनेशंस को नोट डाउन करो। 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड, 1 केल्विन। वीडियो को पॉज कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, लो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और मोल का डेफिनेशन भी लिख लो। पॉज कर लेना वीडियो को और थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब तो पेज पलटना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बच्चे लोगों, जिनके पास में नोट्स अवेलेबल हैं मेरे, जिनको मैंने PDF भेज रखी है, तो वो नोट्स खोल करके बैठे हैं और उस पर्टिकुलर पेज को तुरंत खोल लिया करो जिस पेज पर मैं पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, बहुत सोच समझ के बनाया मैंने तुम्हारे लिए। और जिनके पास में नहीं है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, तो वो डिमांड कर सकते हैं, फ़ोन नहीं करना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एम्पियर की डेफिनेशन क्या है। एम्पियर क्या है सर, हम जानते हैं, हमने 10th में भी पढ़ा है
कि जो एम्पियर है वो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। तो हम 1 एम्पियर का डेफिनेशन देखने वाले हैं। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, हम दो थिन वायर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 थिन वायर्स ले लिए हैं और इन वायर्स का जो लेंथ है वो हमने 1 मीटर रख दिया दोनों ही वायर का। तो ये भी एक थिन वायर है। थिन वायर मतलब कि थिन कंडक्टिंग वायर, थिन इंसुलेटिंग वायर नहीं ले लेना है बालकों। तो ये जो थिन कंडक्टिंग वायर लिए हैं ये 1 मीटर लेंथ के ले लो। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये 1 मीटर लेंथ हो गई। अच्छा, ये जो दोनों वायर हैं आप इनको पैरेलल रखो। लो जी, हमने पैरेलल रख दिया। अब इन दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का रखो। तो डिस्टेंस हमने रख दिया 1 मीटर का। इसके बाद में दोनों वायर्स के बीच में जो मीडियम है ना, वो मीडियम आप फ्री स्पेस रखो, वैक्यूम रखो या एयर रखो। सपोज एयर रख दिया, तो एयर या वैक्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस। मीडियम रखो, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का क्या मतलब होता है, वैक्यूम या एयर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों ही थिन ये जो थिन पतले पतले जो इलेक्ट्रिकल वायर हैं, कंडक्टिंग वायर हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। सपोज ये पास किया इलेक्ट्रिक करंट, दोनों में सेम इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट स्टेडी करंट होना चाहिए, है ना, वेरी करने वाला नहीं। स्टेडी करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई पास करो। अब हम ये कहेंगे कि इन सभी कंडीशन को मिला बुलू करके, इन सभी कंडीशन में अगर एक वायर दूसरे वायर के ऊपर फोर्स लगाता है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। यहां पर कई बुक्स में न्यूटन पर मीटर लिखा होता है, लेकिन हम यहां पर मीटर पहले ही मान चुके हैं। तो अगर इन कंडीशन में एक थिन कंडक्टिंग वायर दूसरे थिन कंडक्टिंग वायर के ऊपर इतना फोर्स अप्लाई करता है, तो हम कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट ही 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन इस तरीके से बनाई जाती है। चलो जी, मैं आपको इस डेफिनेशन को नोट डाउन करवा देता हूं। तो बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लो। एम्पियर की डेफिनेशन, यहाँ पर मैंने ये कंडीशन बना रखी है, फिगर बना रखा है। मैंने यहाँ पर आपको अभी एयर बताया था, यहाँ पर मैंने वैक्यूम लिखा हुआ है। दोनों को ही कंबाइंडली हम बोलते हैं फ्री स्पेस। और यहाँ पर मैंने सारी कंडीशंस लिखी है जो आपको अभी हमने बताई। वो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हो और ये 2 कंडक्टिंग वायर एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स लगाते हो, तो हम कहेंगे कि जो ऑलरेडी ये स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है वही 1 एम्पियर का करंट है। नोट कर लो बच्चों। इसके बाद में हम बात करते हैं कैंडेला की। कैंडेला, ये कैंडेला किसका यूनिट होता है, तो कैंडेला फिजिकल क्वांटिटी लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है। अब एक कैंडेला किसके बराबर होता है, ठीक है, वो हमको देखना है। जैसे कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो मीटर किसके बराबर होती है, वो देखा ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो एम्पियर किसके बराबर होता है, वो देखा ना, एम्पियर क्या होता है। ऐसे ही लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। सर ये लुमिनस इंटेंसिटी तो कोई भारी भरकम चीज मालूम पड़ती है। अरे बच्चों देखो, लुमिनस इंटेंसिटी ये लुमिनस इंटेंसिटी को सामान्य भाषा में बोले ना तो इसको कहेंगे हम चमक, चमकार, है ना, शाइनिंग, चमक।
तो लुमिनस इंटेंसिटी कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है, ये चमक ही है। चमक को अगर मापना है तो हम कैंडेला में चमक को मापते हैं। चलो जी, अब चमक की जो यूनिट है 1 कैंडेला वो क्या होती है? तो देखो सबसे पहले तो हमें चमक पैदा करनी पड़ेगी ना। जैसे कि हमने क्या किया, एक लाइट का सोर्स ले लिया। सपोज ये लाइट का सोर्स है, ये तड़कती भड़कती लाइट यहाँ से हमें दिखाई दे रही है। अच्छा जी, चलो ये लाइट का कोई सोर्स ले लिया, ये इलेक्ट्रिकल वायर है उसका यूज़ किया था। लाइट का सोर्स ये बल्ब है। हम क्या करते हैं, हम एक सॉलिड एंगल ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमने एक सॉलिड एंगल ले लिया ऐसे। देखो सॉलिड एंगल किस तरह का एंगल होता है, आपने खारी सिंह चना खाया है ना, तो खारी सिंह चना वाले जो अंकल होते हैं ना, वो इस तरह का कोन बना करके आपको देते हैं, इस तरह का कोन बना करके, ठीक है। तो ये जो कोन है ना, ये कोन जो एंगल बना रहा होता है, ये एंगल ही सॉलिड एंगल होता है। देखो बच्चों, यहां पर अब हम कंडीशन रखते हैं, अगर सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन है तो, ठीक है, सॉलिड एंगल कितना, 1 स्टेरेडियन। दूसरी कंडीशन कि जो ये लाइट है ना, लाइट का जो सोर्स है, ये जो लाइट है, ये लाइट का सोर्स जो लाइट पैदा कर रहा है, लाइट बना रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ये लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि लाइट के अंदर जितनी भी लाइट्स हैं, है ना, वो सभी के सभी एक ही फ्रीक्वेंसी की हैं। उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे कि जो लाइट सन से अर्थ तक आती है, उसके अंदर तो नंबर ऑफ कलर्स वाली लाइट होती है ना, तो वो सन से आने वाली जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट कंटेंट है। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब लाइट में केवल और केवल एक ही फ्रीक्वेंसी वाली लाइट रहेगी। दूसरा कि जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज की होनी चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, और अगली कंडीशन है कि यहां पर हमको जो पावर रिसीव होगा, ठीक है, यहां पर जो देखो बच्चों, ये लाइट बाहर निकल के आएगी ना यहां से, तो हमें जो ये पावर रिसीव होगा, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो हमें जो पावर रिसीव होगा वो पावर अगर 1/683 वाट है, पावर की यूनिट वाट होती है, इतना पावर हमको यहां पर अचीव होता है ना। और कई बुक में लिखा है इतना वाट पर स्टेरेडियन, मतलब कि ये हमने कंडीशन पहले ही बता रखी है कि यदि हम सोर्स ऑफ लाइट ले लें और ये एक सॉलिड एंगल लगा दें, तो सॉलिड एंगल अगर 1 स्टेरेडियन है, तो सॉलिड एंगल की दूसरी साइड में जो लाइट है वो इतनी पावर प्रोड्यूस करती हुई एक्सपीरियंस होती है। और ये जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक है और इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो इन सभी कंडीशंस को अगर फुलफिल करें तो जो ये लाइट की चमक है वो लाइट की चमक ही 1 कैंडेला है, अगर इन सभी कंडीशंस का फुलफिलमेंट होता है तो, ठीक है। चलो जी, मैं आपको कैंडेला की डेफिनेशन लिखवा देता हूं। तो बच्चों, यहां से आप कैंडेला की डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो, पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना, आगे बढ़ते हैं। जागते रहो, चलते रहो, चरे बेती चरे बेती चरे बेती चरा चरा। देखो बच्चों, अभी हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखी, अब हम 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी देखने वाले हैं। तो पहली जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है प्लेन एंगल की यूनिट, और वो है रेडियन। रेडियन किसकी यूनिट है? तो रेडियन प्लेन एंगल की यूनिट है। प्लेन एंगल एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, तो रेडियन क्या है? रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। चलो जी, 1 रेडियन कितना होता है वो देखते हैं। तो देखो बच्चों,
मान लो कि एक आर्क है, ये एक आर्क है, मैंने आर्क बना दी। अब ये जो आर्क है वो किसी सर्कल का पार्ट तो होगी, तो ये जो आर्क है वो इस सर्कल का हिस्सा है। दिस आर्क इज पार्ट ऑफ दिस सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है। तो अगर ये आर्क इस सर्कल के सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड करती है तो इस एंगल को मैं लिख देता हूं थीटा। थीटा कौन है? थीटा है प्लेन एंगल। तो इफ एनी आर्क सबटेंड प्लेन एंगल ऑन द सेंटर इन विच दिस आर्क इज कंटेंड, ठीक है, तो वो एंगल थीटा प्लेन एंगल है। अब ये प्लेन एंगल किसके बराबर होता है? मान लो कि ये जो आर्क है ना, इसकी लेंथ है s और सर्कल का रेडियस है r, तो हम कहेंगे, देखो मैं ऐसे मिक्स करता हूं, थीटा इंटू आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क। ऐसे लिखो, थीटा इंटू आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, देन थीटा इज इक्वल टू कितना, तो एस अपॉन आर हो गया ना, एस अपॉन आर हो गया, ठीक है। तो जो थीटा है प्लेन एंगल वो लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस के बराबर है। अब यदि इफ s इज इक्वल टू आर हो जाए तो क्या होगा? अगर s इज इक्वल टू आर हो गया तो जो ये थीटा एंगल है वो कितना होगा? s अपॉन आर। हमने क्या लिखा? इफ s इज इक्वल टू आर देन, तो ये s इज इक्वल टू आर कट गया ना, तो ये कितना बचा? 1 रेडियन। तो बच्चों यहां से देखो 1 रेडियन की डेफिनेशन बन रही है। हम क्या कहेंगे कि अगर आर्क की लेंथ, आर्क कौन सी आर्क? वो आर्क जो सेंटर पर इस सर्कल के एंगल सबटेंड कर रही है, वो आर्क की लेंथ अगर सर्कल के रेडियस के बराबर होती है तो जो प्लेन एंगल बनता है वो 1 रेडियन का बनता है। तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं, तुम्हें लिखवाऊं, है ना, इसके नोट्स। सर आप तो गाना गाने की कोशिश करते हो, बनाने की कोशिश करते हो, पर गा नहीं पाते हो, लेकिन हम आपके बताए नोट्स को लिखे लेते हैं। आपने जो बोला है हमें नोट डाउन करना आ गया है, वीडियो को हम पॉज कर लेते हैं और हम नोट डाउन कर लेते हैं सर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं स्टेरेडियन यूनिट को। स्टेरेडियन किसकी यूनिट है? स्टेरेडियन एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सॉलिड एंगल की यूनिट है। लिखो बच्चों स्टेरेडियन। सर हमने लिख दिया स्टेरेडियन। स्टेरेडियन फिर से बोलो फटाफट, स्टेरेडियन क्या है? सर स्टेरेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, किसकी? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सॉलिड एंगल की। चलो जी सॉलिड एंगल बनाते हैं पहले तो, ठीक है ना, और हम फिर 1 स्टेरेडियन क्या होता है वो देखते हैं। देखो बच्चों, मैं यहां पर एक सर्कल नहीं, एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं। मैंने एक स्फीयर बना दिया है, ठीक है, इसको स्फीयर कंसीडर करना, फुटबॉल जैसा, ये सर्कल नहीं है। अगर स्फीयर होगा तो स्फीयर का तो सेंटर भी होगा ना? हाँ सर बिल्कुल होगा। अच्छा जी, अगर ये सेंटर है तो हम क्या करते हैं, ये जो स्फीयर का सरफेस है ना, इस स्फीयर के सरफेस का कुछ एरिया ले लेते हैं ए। तो अगर इस स्फीयर के सरफेस का, स्फीयर के आउटर सरफेस का एरिया ए, वो इस सेंटर पर कुछ एंगल बनाएगा, सब एंगल सबटेंड करेगा, तो ये एंगल ही सॉलिड एंगल कहलाएगा। इस स्फीयर का रेडियस है r, ठीक है। अच्छा, कितने एरिया ने एंगल सबटेंड किया है? सर ए एरिया ने एंगल सबटेंड किया है स्फीयर के सेंटर पर। ये एरिया किसका पार्ट है? सर एरिया जो है वो स्फीयर का आउटर सरफेस पार्ट का पार्ट है। ओके, देखो बच्चों, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, इसको मैं सिंबल दे देता हूं ऐसा। तो ये जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं हम सॉलिड एंगल। सॉलिड
एंगल। अच्छा जी, ये जो सॉलिड एंगल है वो किसके बराबर होता है? तो हम कहेंगे कि कोई भी जो सरफेस एरिया है वो जिस भी स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर पर वो सरफेस एरिया ए जो एंगल सबटेंड करता है वही सॉलिड एंगल है, और उस स्फीयर का रेडियस है आर, तो उसका स्क्वायर यहाँ पे हमको लिखना है। तो जो सॉलिड एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो कंडीशन में लिखने जा रहा हूं, इफ ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर ये एरिया जो एंगल सबटेंड कर रहा है, सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एरिया ए वो स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो आपस में कट जाएंगे ना क्योंकि ये कंडीशन लग रही है, तो आंसर क्या आया 1 स्टेरेडियन। स्टेरेडियन है ना। तो एक स्टेरेडियन एंगल वो ये रहा, ये सॉलिड एंगल एक स्टेरेडियन एंगल कहलाएगा। तो एक स्टेरेडियन एंगल वो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय सरफेस ऑफ स्फीयर, अगर एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो आओ बच्चों फिर से हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बच्चे लोगों, नोट डाउन करो। स्टेरेडियन, तो बच्चे लोगों आज हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में सीखा, देखा, और उसके अलावा हमने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में सीखा, समझा। अब आज की फिजिक्स की ये कथा विराम लेती है और हम फिर मिलेंगे और हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मास, कंसेप्ट ऑफ लेंथ, कंसेप्ट ऑफ टाइम, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में भी देखेंगे, जैसे कि पार्सेक क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, मास की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हैं, एटॉमिक मास यूनिट इत्यादि। ठीक है, और उसके बाद में हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी देखने वाले हैं, और उसके बाद में हम लोग, अरे इतने में तो वीडियो काफ़ी हो जाएगा, वो कथा इतनी रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्वस्थ रहना, और सभी को नमस्ते, जय श्री राम।